नमस्ते बच्चों। हमने हिंदी सेकंड में 3 चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास। सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, दूसरी क्लासों में भी। आज हम दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं। जो शब्द किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल है, जैसे उपधन देश अर्थात उपदेश, सधन फल अर्थात सफल। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो शब्दांश अर्थात जो उपसर्ग होते हैं वो किसी न किसी शब्द के अंश होते हैं, वो प्रॉपर शब्द नहीं होते हैं, अर्थात वो स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं हो सकते हैं, वो किसी न किसी शब्द के साथ ही जुड़कर प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे उप जो है वो किसी शब्द का अंश है और देश जो है वो शब्द है, तो वो दोनों एक साथ मिलके क्या बन गए, उपदेश। ऐसे ही आपका सफल भी है, फल आपका शब्द है और स जो है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो दोनों मिला के क्या बन गया, सफल। उपसर्ग के भेद। हिंदी में प्रयुक्त उपसर्ग को 5 भागों में बांटा गया है। पहला आपका संस्कृत के उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग में आप देख रहे हो कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं हमें पता नहीं होता, लेकिन वो संस्कृत के शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे अ लगा हुआ है, अ का अर्थ क्या होता है, नहीं या फिर किसी के अभाव में प्रयोग किया जाता है। इससे जो शब्द बनेगा वो अधर्म, अज्ञान, अनाथ या फिर अकाल। ऐसे ही अभी जो हम ऊपर पढ़ रहे थे उपदेश, वो भी यहाँ पे है। उप का मतलब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, उप का अर्थ होता है छोटा या फिर पास में। और जो हमारा शब्द बनेगा वो क्या होगा, उपनाम, उपवाक, उपदेश और उपवन। तो ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग थे, जो कि हम लगभग प्रयोग करते रहते, लेकिन हमें पता नहीं होता है। ऐसे आप यहाँ पे देख लो, जैसे आपका है उप के नीचे जस्ट दुर लिखा हुआ है। दुर का अर्थ क्या होता है, बुरा या फिर कठिन। और जो हमारा शब्द बनेगा वो कैसे बनेगा, दुर्गम, दुर्जन, दुराचार, दुर्घटना। अर्थात यहाँ पे र जो है वो हलंत में लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे र की मात्रा में लग जाएगा, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है दुर्गम, दुर्जन में। ऐसे फिर हमारा यहाँ पे देखो निर है, निर, यहाँ पे र भी हलंत में है। और जब हम इसका कोई शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा, निर्गुण, निराकार, निर्माण और फिर निर्धन। निर प्लस आकार होगा तो क्या बन जाएगा, निराकार। ऐसे ही फिर परा है, परा में से उल्टा या पीछे होता है, तो हम जो भी शब्द बनाएंगे वो पराक्रम, पराधीन, पराजय और फिर परामर्श। ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग थे। अब हम दूसरा उपसर्ग देखेंगे, जो हमारा है यहाँ पे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग जो आपका है, पहला उपसर्ग है अ, इसका अर्थ होता है अभाव या फिर निषेध। और जो हमारा शब्द बनेगा अशांति, अमर, अगम और फिर अछूत। ऐसे ही ढेर सारे दिए गए हैं। इसके बाद फिर उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं। उर्दू फारसी के उपसर्ग, जो बहुत सारे शब्द हम उर्दू फारसी के भी अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं होता है। पहला है इसमें उपसर्ग ब, जिसका अर्थ है साथ या फिर अनुसार। इसका जो शब्द बनेगा बनाम, बखूबी, बतौर, बदौलत। तो ये हमारे उर्दू फारसी के उपसर्ग थे। इसके बाद फिर हमारा है उपसर्ग की भ्रांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय, अर्थात संस्कृत के अव्यय के भी शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे है अंतः, अंदर, फिर अधः। तो इससे जो शब्द बनेगा, ये पहला है आपका अंतः या फिर अंतर। और जो हमारा शब्द बनेगा वो क्या बन रहा है, अंतःपुर, अंतःकरण, अंतर्मन या फिर अंतरात्मा। अर्थात आप यहाँ पे देख रहे हो, आपने कभी संधि विच्छेद पढ़ा भी होगा इसके पहली वाली कक्षा में। तो यहाँ पे अंतःपुर, अंतःकरण, इसमें तो आप देख रहे हो, इसमें जो भी हमारा ये उपसर्ग था ये प्रॉपर वैसे ही आके आया, बस शब्द उसके आगे लिखा गया है, बल्कि उसमें ज्वाइन नहीं हुआ है। लेकिन जो हमारा अंतर्मन और अंतरात्मा है, इसमें वो जुड़ गया है। तो यहाँ पे जो हमारा विसर्ग लगा हुआ था अंत में, वो क्या बन गया, यहाँ पे र बन गया है। जैसे यहाँ पे अंतर्मन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, अंतर आत्मा। तो यहाँ पे जो हमारा शब्द रहा होगा क्या होगा, अंतर्धन आत्मा। और जो हमारा वो बन गया शब्द, वो क्या बना, अंतरात्मा। तो ये हमारे संस्कृत के अव्यय हैं, जिसको हमें समझने की जरूरत है कि ये ज्वाइंट होके कैसे बनते हैं। जैसे हमारा संधि विच्छेद होता है, वैसे ये भी होते हैं। इसी प्रकार फिर आपका ये है, इसी के नीचे जस्ट अधा। अधा मतलब क्या होता है, नीचे। और फिर हम जो हमारा ये बनेगा, शब्द बनेगा अधःपतन और फिर अधोगति। अर्थात कुछ हमारे शब्द ऐसे होते हैं जो कि हमारे विसर्ग जो लगे होते हैं उसके सामने या पहले जब भी वो आते हैं तो वैसे के वैसे लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो कि चेंज हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो अधःपतन, तो पतन के साथ जब अधा लगा हुआ है तो क्या है, वो पूरा का पूरा वैसे लिखा गया है। लेकिन जब गति के साथ लगाया गया है तो वो चेंज हो गया है। अधा
प्लस गति होगा, तो इसमें जो विसर्ग था वो क्या हो गया, वो ओ की मात्रा बन गया, तो क्या हो गया यहाँ पे अधोगति। इसके बाद फिर आपका है, उसी के नीचे है तिरस। तिरस, तिरस का मतलब निषेध होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया स इसमें हलंत में है तो वो आधा होके आ गया, तिरस्की, तिरस्कार और फिर तिरोहित। इसके बाद फिर है पुनर। पुनर का मतलब क्या होता है फिर, और जो हमारा शब्द बना है वो पुनर्मिलन, पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति, पुनर्विवाह। अर्थात यहाँ पे र जो है वो हलंत में है तो यहाँ पे मात्रा के रूप में आया है। तो ये हमारे क्या थे, संस्कृत के अव्यय के रूप में थे। इसके बाद फिर हमारा अंग्रेजी का उपसर्ग है, जो कि अंग्रेजी के शब्द जुड़ते हैं दूसरे शब्दों में। तो यहाँ पे देख रहे हो सब, असिस्टेंट, वाइस, डिप्टी, जनरल, चीफ, हेड, ये हमारे क्या उपसर्ग हैं, और ये शब्दों के साथ बन के फिर जुड़ के कैसे बने हैं, सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर। तो ये सब क्या है, ये शब्द हमारे उपसर्ग हैं और वो शब्दों के साथ मिलकर फिर ऐसे ही प्रयोग हुए हैं, इसमें ज्वाइन नहीं हुआ है, बल्कि उसके बीच में क्या लग गया है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो आज हम उपसर्ग के बारे में ही पढ़ेंगे, कल हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।